Good morning student. In this video we cover about the antihypertensive agents. Actually, what is hypertension? Hypertension is a pathological condition in which blood pressure is continuously elevated continuously in elevated condition. तो जो ब्लड प्रेशर है ये हम कैसे मेज़र करते हैं? जो प्रेशर होता है अगेंस्ट ब्लड, जो ब्लड का प्रेशर होता है अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स वॉल्स, तो वो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है ये किस पे स्ट्रेस करता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स और अदर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी। ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है इसके इंक्रीज होने से मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होती है, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी रेट और प्री मैच्योर डेथ, ये जो रेट है ये बढ़ता है। ठीक है। तो जो मैक्सिमम डेथ होती है स्ट्रोक्स की वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, ये सब हाइपरटेंशन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो हाइपरटेंशन से सारी प्रॉब्लम जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स रहती है और मैक्सिमम किडनी डिसीज़ भी होते हैं। क्यों होती है? लाइफस्टाइल की वजह से। जो वेस्टर्न टाइप की लाइफस्टाइल्स है उनकी वजह से, जबकि जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको हाइपरटेंशन की एज इट इज़ प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। मेन कॉजेज आर स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसेमिया, कंटिन्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सडन शॉक और कुछ अनअचीव्ड एम्बिशंस। ठीक है। अदर जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, कॉज है, वो क्या है कि म्यूटेशन हो जाता है WNK काइनेज प्रोटीन में। अब ये जो WNK काइनेज प्रोटीन है ये 2 जीन्स है, इसके अंडर 2 जीन्स देखे गए हैं जो एनकोड करते हैं WNK1, WNK4। ठीक है। WNK काइनेज प्रोटीन, ये जो जीन है ये बेसिकली क्या है? लाइसिन डिफिशिएंट प्रोटीन। ठीक है। और WNK1 को हम कहेंगे लाइसिन डिफिशिएंट प्रोटीन काइनेज 1, ये इसके लिए एनकोड करते हैं। जो WNK1 जीन है ये सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज के लिए एनकोड किया जाता है। ठीक है। WNK जो है लाइसिन डिफिशिएंट प्रोटीन काइनेज के लिए और WNK1 जो है ये सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज के लिए। WNK4 भी जो है वो सेरिन थ्रियोनाइन काइनेज के लिए एनकोड किया जाता है। अब इनके म्यूटेशन होने से क्या प्रॉब्लम होती है? सूडो एल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 2। अब एल्डोस्टेरॉन से ही क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन से रेगुलेट होता है कि जो कितने आयंस जो है वो रीअब्जॉर्ब होंगे किडनी से, और डायूरेसिस की जो ये प्रोसेस है ये रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन को, ADH। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से जो आयंस का रीएब्जॉर्प्शन है किडनी से वो इम्पेयर हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? इंक्रीज इन रीनल सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन एंड इम्पेयर्स द पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन। ठीक है। फिर ये हो गए कॉजेस। ब्लड प्रेशर को हम किस में जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर का वो क्या होता है? 120/80 mmHg। तो ये 120 और 80 कहाँ से आता है? 120 जो रहेगा ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। जो ऊपर लिखा 120/80 ये होता है नॉर्मल रेंज। तो ये जो 120 है ये सिस्टोलिक होता है, 80 जो है ये डायस्टोलिक होता है। ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या? व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप आउट ब्लड, प्रेशर इज हाईएस्ट। जब भी
हार्ट क्या है, पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है फुल ताकत से अपने। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो हार्ट है और उससे इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स है वो उनमें क्या होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, आफ्टर पंपिंग हार्ट रिलैक्सेस और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो जो हार्ट जब रिलैक्स हो रहा है तो अब सबसे कम प्रेशर है तो वो प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। एक मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है, ये कैसे मेज़र करते हैं हम, सिस्टोलिक प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक डिवाइड बाय 3। ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मल रेंज, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज जो हो गई वो 120 बाई 80 mm/Hg पहले होता था, लेकिन अब जो नया रेगुलेशन आया है इस साल से ये 140 बाई 90 mm/Hg हो गया है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। इसके बिलो हाइपोटेंशन होगा और इससे अगर ज़्यादा होता है तो हाइपर टेंशन होगा। ठीक है। 3 टाइप के हाइपरटेंशंस हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन जब 90 टू 104 mmHg है। मॉडरेट हाइपरटेंशन जब 105 टू 114 mmHg आता है। सीवियर जब होता है जब 115 mg से भी ज़्यादा प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक दो अलग कैटेगरी में भी डाला गया है, इसेंशियल एंड सेकेंडरी। इसेंशियल मीन्स जब हमें कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा कि ये हाइपरटेंशन क्यों होता है, तब उसे हम कहेंगे इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो और सेकंड हो गया है जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी डिसऑर्डर्स है किडनी में, इसमें उसमें, तो अदर ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि यहाँ देखेंगे हम कोएक्शन ऑफ एवोर्टा, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, स्लीप एपनिया, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, लीडल सिंड्रोम, इन सब की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएगा। ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी जो रहती है वो होती है, ये क्यों होती है, ये या तो प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से होती है ड्यू टू एनाटॉमिकली चेंज इन पैरेन्काइमल ऑर्गन्स। जो भी आपके पैरेन्काइमल ऑर्गन्स है उसमें अगर उनकी एनाटॉमी में चेंज आ गया उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, जो वो होता है आपका कैटेगरी 3। कैटेगरी 4 है patient with end organ changes from either type of hypertension। नेक्स्ट है कैटेगरी malignant और accelerated hypertension। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज़्यादातर डेडली होता है। हार्ट फेल्यूर, रेनो, जितने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है उसकी वजह से हाइपरटेंशन होते हैं इसमें। ठीक है, ये रेंजेस दिए हुए हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर और ये उसकी स्टेजेस है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो सबसे पहले है एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। इसमें अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, उसके अंडर भी ये केमिस्ट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो उसके अंडर भी पाइप्राजिनाइल क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव्स है, जिसमें कि आप देखोगे प्राजोसिन, टेराजोसिन है। इमेडाजोलिन डेरिवेटिव जिसमें है वो है टोलाजोलिन, फेंटोलामिन। बीटा एड्रेनर्जिक पे जो एक्शन करते हैं वो सब लॉल वाले ग्रुप है, प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। दोनों मिक्स्ड एक्शन देने वाले जो है अल्फा और बीटा पे के एंटागोनिस्ट है लैबेटेलॉल। सेंट्रली एक्टिंग जो रहते हैं वो है मिथाइल डोपा, क्लोनिडिन, गोनाबेंस, गॉनफैसिन। नेक्स्ट है एजेंट डिप्लीटिंग न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्स। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्टोर है उसको डिप्लीट करने वाले जो है हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है रिजरपाइन,
गोनेथिडिन, गोनेथिड्रिल। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है पेंटोलिनियम, ट्राइमिथाफैन, मिकैमाइलामाइन। नेक्स्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे जो एक्ट करते हैं वो है एसी इनहिबिटर, जिसमें सारे प्रिल वाले आएंगे, कैप्टोप्रिल, लिंसोप्रिल। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसमें लोसार्टन। नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर्स, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स है, कैल्शियम चैनल है नेक्स्ट। और कैल्शियम चैनल का जो ये पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्काइल अमाइन जो ग्रुप है इसके अंडर में वेरापामिल आता है। बेंजोथाइजेपिन जो ग्रुप है इसमें डिल्टियाजिम आता है। डायहाइड्रोपायरिमिडिन्स में जितने भी डिपिन्स है जैसे निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन ये आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डायूरेटिक्स, जिसमें थायजाइड्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है। लास्ट वन 5-HT एंटागोनिस्ट, जिसमें केटांसेरिन। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, टोलाजोसिन और फेंटोलामिन का। प्राजोसिन में आप IUPAC देखेंगे, इसमें दिया है 6,7 डाइमिथॉक्सी क्यूनाजोलिन 4-इल अमाइन। तो आपको दिखेगा ये है 6,7 डाइमिथॉक्सी ग्रुप, ये हो गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप, क्यूनाजोलिन रिंग हो गई और ये अमाइन। ठीक है, और क्या है इसमें 2-फ्यूराइल पाइपराजिन 1-इल। तो ये अटैचमेंट है आपके इस एरिया में, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 2 पे है फ्यूराइल और 1 पाइपराजिन। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया प्राजोसिन का। ये हो गया आपका प्राजोसिन का IUPAC। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें है प्रोपेनोलॉल। तो आप ये है प्रोपेनोलॉल की मेटाबोलाइट। प्रोपेनोलॉल जो है ये बॉडी में जाने के बाद 4-हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि बेसिकली एक्शन देता है। ठीक है, अब हम सिंथेसिस देखेंगे प्रोपेनोलॉल की। तो इसमें है अल्फा नेफ्थॉल लिया जाता है, इसमें एपिक्लोरोहाइड्रिन की रिएक्शन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 रिंग तो है, साथ में यहाँ पे जो चेन है ये चेन हमें चाहिए प्रोपेनोलॉल की, जो कि ये एपिक्लोरोहाइड्रिन के थ्रू हमें मिलेगी। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर अगेन इसमें डाइमिथाइल मिथाइल अमाइनो ये ग्रुप अटैच करते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये रिवील हो जाएगा और हमें सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोपेनोलॉल का। इस तरीके से देखिए यहाँ पे चेन में क्या क्या है, इतना एरिया आपका आ गया था ट्राइमिथाइल प्रोपेन अमाइंस, ये आ गया आपका जो हमने 3rd इंग्रेडिएंट डाला उससे, और ये है अमाइन की इस तरफ प्रोपेनॉल। ठीक है, 2-प्रोपेनॉल। हम देखेंगे इसका सिंथेसिस देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। ये है IUPAC लैबेटेलॉल की। क्या है इसमें बेंजामाइड, तो है बेंजामाइड और बेंजामाइड के साथ में अटैच है 2-हाइड्रोक्सी बेंजामाइड।
तो ये है स्ट्रक्चर में देखेंगे आप 1 और ये 2, तो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजामाइड, इतना हो गया आपका। अब ये रिमेनिंग पोर्शन अटैच है, रिमेनिंग पोर्शन जो अटैच है इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। 1 हाइड्रोक्सी, 1 मिथाइल, 3 फिनाइल प्रोपाइल अमाइन इथाइल। तो ये हो गया आपका 1 2, तो ये हो गया 1 हाइड्रोक्सी, ये हो गया आपका प्रोपेन फिनाइल इथाइल अमाइन। तो इस तरीके से ये हो गया आपका लैबेटेलॉल। ये है स्ट्रक्चर आपके सेंट्रली एक्टिव एजेंट्स के। इसमें है मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, गोनाबेंस, गोनाफेसिन। ये रिएक्शन दी है मिथाइल डोपा की, इसमें आप देख सकते हो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन जो है रिएक्शन कराई गई है इसकी अमोनियम क्लोराइड के साथ एंड KCN के साथ। तो ये जो CN है ये इस कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे CH3 के साइड में आपके NH2 अटैच आ जाएगा। यहाँ से NH2 हो गया, यहाँ से CN जो है यहाँ पहुँच गया, तो आपका फॉर्म हो गया अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल। ठीक है, फिर इसमें रिजोल्यूशन होगा L आइसोमर का किसके साथ, कैम्फर सल्फोनिक एसिड सॉल्ट्स के साथ एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमें फाइनली मिलेगा मिथाइल डोपा। नेक्स्ट है ये रिजर्पिन, गोनिथिडीन, गोनाड्रिल। नेक्स्ट वन गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, ये हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे।